हेलो फ्रेंड्स, आज अपने करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप जो हमने किया था वो कौन सा था? वो था आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आप जो अपनी करने जा रहे हैं वो कौन सा है? वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बात करें अगर अपनी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, तो एक कृत्रिम विधि है, यानी कि ये एक मानव निर्मित विधि है जिसके अंदर पौधों का वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। डेफिनेशन की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इज प्रोड्यूसिंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड्स, यानी कि मानव निर्मित विधियों के द्वारा एक पादप से एक से अधिक पादपों का निर्माण करना। क्या कहलाता है आपका? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तीन टाइप हैं, जिनमें नंबर एक है वो है कटिंग, नंबर दो है वो है लेयरिंग, और नंबर तीन जो है वो है ग्राफ्टिंग। बात करें कटिंग की, तो कटिंग को अपने कर्तन भी बोलते हैं हिंदी में। तो कटिंग के अंदर अपने जड़ और तने के टुकड़ों का उपयोग करते हैं पौधशाला के अंदर पौध तैयार करने के लिए। दूसरा, इनके अंदर शीघ्र जड़ें निर्माण करने के लिए, यानी कि अपस्थानिक जड़ें और अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण करने के लिए इनको रसायन के अंदर भी डुबो कर रखा जाता है, यानी कि मैं पादप हार्मोन्स का भी यहाँ यूज करता हूँ। वो कौन कौन से हैं? वो दो हैं, IBA और NAA। तो यहाँ दो प्रकार के पादप हार्मोन्स का यूज करते हैं। पादप हार्मोन यानी कि फाइटो हार्मोन। कौन कौन से हैं? एक तो है IBA और दूसरा है NAA। तो अभी मैंने बोला था यहाँ की मूल और तने का, तो यानी कि कटिंग के अंदर दो जगह होते हैं अपने, जड़ और तना। तो बोल सकता हूं फर्स्ट टाइप इसमें कौन सा रहेगा अपना? स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग यानी कि मूल स्तंभ कर्तन, स्तंभ कर्तन। इसमें अपने याद रखते हैं कि स्तंभ के छोटे छोटे टुकड़ों का यूज करते हैं, और उन टुकड़ों की जो लंबाई रखते हैं अपनी, वो अप्रोक्सीमेट 20 से 30 सेंटीमीटर की रहती है। कितनी रहती है? 20 से 30 सेंटीमीटर लेंथ के टुकड़ों का अपने यूज करते हैं और उनको जमीन के अंदर लगाते हैं। अब जमीन के अंदर लगाने से पहले इन टुकड़ों को कुछ मिनट तक रसायन द्वारा उपचारित करते हैं, जिससे यथाशीघ्र अपस्थानिक कलिकाएं और अपस्थानिक जड़ों का निर्माण प्रारंभ हो जाए। अब यहां कायिक प्रवर्धन में जब अपने मूल कर्तन कर रहे होते हैं, तो उस समय कुछ एक कारक होते हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं इसके ऊपर। तो वो प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वो हैं प्रभावित करने वाले कारक, जिनमें नंबर एक है
परवर्ध की लंबाई, परवर्ध की लंबाई। दूसरा, रोपण का वातावरण, यानी जिस समय आप इन टुकड़ों को गहराई में जमीन के अंदर रोपित कर रहे हैं उस समय एनवायरनमेंट कैसा है। तो दूसरा कौन सा हो गया, रोपण का वातावरण। और तीसरा हो जाएगा मात्र पादप की आयु, मात्र पादप की आयु। अगर कर्तन के लिए अपने वेस्ट सेशन की बात करें, सीजन की बात करें या ऋतुओं की बात करें तो वो दो ऋतुएं रहती हैं। कौन कौन सी, एक है रेनी यानी कि वर्षा ऋतु, दूसरी है स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु। तो इन दोनों ऋतुओं के अंदर कटिंग करना यानी कर्तन की क्रिया करना काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये एनवायरनमेंट जो है वो इसके अनुकूल होता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो स्टेम कटिंग का जो एग्जाम्पल रहता है वो है आपका गुलाब यानी कि रोज, बोगनविलिया, शुगर केन यानी कि गन्ना, अंगूर यानी कि ग्रेप्स, ये इसके एग्जाम्पल है। सेकंड बात करते हैं अपनी स्टेम कटिंग के बाद, वो है रूट कटिंग की। सेकंड बात करते हैं किसकी, अपने रूट कटिंग की। यानी कि जड़ कर्तन। जड़ कर्तन में भी क्या करते हैं, जड़ों के टुकड़ों को भूमि के अंदर ऊर्ध्व स्थिति में लगाते हैं। किस स्थिति में लगाते हैं, ऊर्ध्व यानी कि इरेक्ट स्थिति में लगाते हैं। जिससे इसके ऊपरी भाग से, जिससे इन जड़ों के टुकड़ों के ऊपरी भाग से अपस्थानिक कलिकाओं और अपस्थानिक जड़ों का निर्माण इजीली हो सके। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा सेब यानी एप्पल, सेकंड चेरी, ये रहते हैं इसके एग्जाम्पल रूट कटिंग के अंदर। दूसरा, अब करते हैं अपने लेयरिंग। लेयरिंग को बोलते हैं दाग। लेयरिंग के अंदर क्या करते हैं, जिस शाखा का अपने यूज करते हैं, जिस शाखा का या जिस स्तंभ का अपने यूज करते हैं उसे मात्र पादप से अलग नहीं करते हैं, उसे मात्र पादप से अलग नहीं करते हैं, अपितु उसकी झुकी हुई शाखा का अपने इसमें यूज करते हैं। ये मैं बोल सकता हूं, स्तंभ या शाखा को मात्र पादप से अलग किए बिना अपने जगह इसका यूज करेंगे। लेयरिंग के अंदर अपने दो मेथड पढ़ते हैं। नंबर एक है माउंट लेयरिंग, जिसे बोलते हैं अपनी टिल्ला दाब विधि, टिल्ला दाब। और नंबर दो है वो है आपकी एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग, जिसे अपनी वायु दाब या गुट्टी दाब विधि के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले अपनी बात करते हैं किसकी, माउंट लेयरिंग की। माउंट लेयरिंग में पादप की झुकी हुई शाखा को जमीन के अंदर दबाते हैं।
जो भाग जमीन के अंदर दबाया है उस भाग में एक या एक से अधिक परावसंधियां हो सकती हैं। और इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो उस शाखा की एपिकल यानी कि टिप है या अग्रभाग है वो हमेशा जमीन के बाहर रहना चाहिए। कुछ इस तरीके से मैंने एक पादप लिया, इसके मैंने एक झुकी हुई शाखा को यूज किया, तो मैं इसको इस तरीके से जमीन में दबा रहा हूं। तो यहां जो जमीन में हिस्सा दबा है इसके अंदर एक या एक से अधिक परावसंधि हो सकती है। और अग्रभाग मैंने जमीन के बाहर रखा जिसके ऊपर लीव्स वगैरह लगी रहती है इस तरीके से। तो कुछ समय पश्चात क्या होगा, यहां जड़ों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा, अपस्थानिक जड़ों का। तो मैं इस लेयरिंग को या इस भाग को यहां से मात्र पादप से अलग कर एक नई जगह पर रोपित कर दूंगा। तो इस विधि के अंदर एक तो सिंगल हो गया, एक मल्टीपल लेयरिंग भी हो सकता है जिसके अंदर एक ही शाखा को दो या तीन बार भूमि के अंदर दबाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये जो कि शाखा ली मैंने इस तरीके से, एक और एक दो। इस बार मैंने क्या किया, दो जगह से। तो जब यहां आपका स्थानिक जड़े एडवांटेज रूट की फॉर्मेशन हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, कट कर एक अलग पादप की स्थापना कर दूंगा, पादप का निर्माण कर दूंगा। तो ये था अपना माउंड लेयरिंग। अब बात करते हैं अपनी किसकी, एयर लेयरिंग की। इसे एग्जांपल आता हूं माउंड लेयरिंग का। माउंड लेयरिंग का जो एग्जांपल है वो चमेली और मोगरा है, चमेली एंड मोगरा, ये दोनों किसी एग्जांपल है माउंट लेयरिंग। एयर लेयरिंग की बात करें तो इसे अपने मोस्टली जो बड़े वृक्ष होते हैं जिनकी बात मोटी होती है उनके अंदर अपने इसको यूज करते हैं। इसके अंदर अपने मोटी स्वस्थ शाखा के ऊपर की छाल को एक वलय के रूप में हटा देते हैं, बात जो है उसे हटा देंगे और उसके ऊपर अपने छाल हटाने के बाद, छाल हटाने के बाद उस स्थान पर मैं मॉस रुई या जो टाट की बोरियां जो आती हैं उनको लपेट दूंगा उसके चारों तरफ और इसे नम रखूंगा। नम रखने के लिए मैं जो यूज करूंगा वो इसकी ऊपरी शाखा पर एक मटकी को लगाकर, मटकी को लटकाकर उससे बूंद के रूप में पानी उसके ऊपर गिराऊंगा। लगभग 5 से 8 सप्ताह बाद, लगभग कितने 5 to 8 वीक, 5 से 8 सप्ताह बाद जब वहां एडवांटेज सूट्स की, एडवांटेज बर्ड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी तो उस पार्ट को मैं कट कर एक न्यू प्लांट्स के रूप में या एक नए पादप स्थापित करने की पौध के रूप में उसे यूज करूंगा। तो ये था अपना एयर लेयरिंग, वायुदाब या गुट्टी विधि। अब गुट्टी किसे बोलते हैं, तो जिस स्थान पर आपने छाल बनाने के बाद, छाल हटाने के बाद मोस रुई या बोरी से लपेटी तो वो भाग अपना क्या बन गया था, गुट्टी। उसी भाग को अपने क्या बोलते हैं, गुट्टी। नेक्स्ट अपने पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्राफ्टिंग। बात करेंगे अपने ग्राफ्टिंग की, तो ग्राफ्टिंग के अंदर अपने दो पौधों के, दो अलग अलग पौधों के स्तंभ के टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक नए पादप के रूप में वृद्धि करवाई जाती है। इसमें क्या करेंगे, दो पादपों के स्तंभ, अलग अलग स्तंभ के टुकड़ों को आपस में जोड़ेंगे और जुड़ने के बाद वो नए पादप के रूप में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के अंदर अपने 4 टाइप्स पढ़ते हैं, 4 प्रकार की होती है ग्राफ्टिंग, जिनमें नंबर 1 है विप ग्राफ्टिंग, विप ग्राफ्टिंग और टंग ग्राफ्टिंग यानी कि जीभी रोपण। दूसरा है वो है वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग
जिसे बोलते हैं अपने फच्चर। और नंबर 3 जो है वो है क्राउन ग्राफ्टिंग, यानी कि किरीट या मुकुट रोपण। और नंबर 4 और लास्ट है वो है बड ग्राफ्टिंग, यानी कि कलिका रोपण, यानी कि कलिका रोपण। ग्राफ्टिंग के अंदर अपने 2 पार्ट्स का यूज करते हैं, 2 अलग अलग पौधों के, जिनमें एक रहता है स्वर्ण यानी कि कलम, और दूसरा स्टॉक यानी कि स्कंद। स्कंद को बेसिकली अपने आधार बोलते हैं, आधार। तो इन 2 चीजों का अपने यूज करते हैं। एक स्वस्थ पौधे की जिस शाखा का मैं कलम के रूप में या जिस शाखा को मैं रोपित करूंगा वो भाग मेरा क्या कहलाएगा, कलम। और जिस भाग में मैं कलम को रोपित कर रहा हूं वो क्या कहलाएगा, स्कंद कहलाएगा। इसमें से कलम जो होगी वो उच्च गुण वाले पादप की होगी, वो उच्च गुण वाला पादप की होगी, और स्कंद जो होगा तो वो होगा जिसके अंदर अपने कलम लगा रहे हैं, जो उसको आधार प्रदान करेगा। तो इसमें जब अपने कलम और स्कंद को जोड़ेंगे तो इनकी दोनों की एधा जो होगी वो आपस में ज्वाइंट होगी, और संवहन पुल का निर्माण होने के बाद आगे की प्रक्रियाएं चलती रहेंगी और एक नए पादप के रूप में ये वृद्धि करना प्रारंभ कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं अपने इसकी व्हीप या टंग ग्राफ्टिंग की। तो व्हीप या टंग ग्राफ्टिंग की बात करूं मैं तो इसके अंदर जो स्कंद होता है उसके अंदर वी शेप का चीरा लगाते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, वी शेप का चीरा लगाते हैं। चीरा कितना हो सकता है, लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर तक का मैं चीरा लगाता हूं, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से चीरा लगाया जाएगा। अब स्कंद के अंदर जो चीरा लगा है ये क्या है मेरा स्कंद। तो कलम के अंदर जो एक वेज आकार का कट लगाऊंगा वो यहां फिक्स होना चाहिए, सेम डायमीटर का। तो वो कुछ इस तरीके से लगेगा। उसके बाद दोनों को मैं बांध दूंगा। तो ये मेरा क्या था, स्कंद। ये क्या है, कलम। और कलम के अंदर आपको क्या दिखाई देनी चाहिए, बर्ड्स। क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर बर्ड्स होनी चाहिए, इनकी कलिकाएं उसके ऊपर होनी चाहिए। ये था मेरा पहला टाइप, व्हीप या टंग ग्राफ्टिंग। सेकंड बात करते हैं वेज ग्राफ्टिंग। तो वेज ग्राफ्टिंग के अंदर भी अपने वी शेप का चीरा जो है वो स्कंद के अंदर लगाते हैं और कलम में एक वेज टाइप का फच्चर जैसा चीरा बनाते हैं। इसके अंदर दोनों का डायमीटर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तीसरा इसका डायग्राम मैं आता हूं आपको यहाँ पे, कुछ इस तरीके से चीरा लगेगा इसके अंदर वी शेप का, इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं क्राउन या किरीट या मुकुट रोपण। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें स्कंद का जो साइज होता है वो कलम से यानी कि स्टॉक का कलम से साइज जो होता है वो कई गुना ज्यादा होता है, वो कई गुना ज्यादा होता है, जिससे उसमें एक से अधिक कलम लगाई जा सकती है। ये अपना क्या है, स्कंद। और कलम के अंदर वेज आकार का चीरा लगाकर, कट लगाकर उसे यहां इस स्कंद के अंदर रोपित कर दिया जाए, कुछ इस तरीके से। तो इसे मैं बोलता हूं क्या, क्राउन ग्राफ्टिंग। उसके बाद इसे टाइट बांध भी देंगे। नेक्स्ट और लास्ट आता है अपना कौन सा, बड ग्राफ्टिंग यानी कि कलिका रोपण। कलिका रोपण में अपने जो एक स्वस्थ शाखा है उसके बाहर की तरफ टी शेप का चीरा लगाते हैं। जब टी शेप का चीरा लगाएंगे, उसकी बार हटाएंगे तो
अपने को उसकी कैम्बियम दिखनी चाहिए, एदा दिखनी चाहिए। तो चीरा जो लगेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, टी शेप का चीरा। और यहां से छाल हटाने के बाद इसके अंदर कलम को रोपित कर दिया जाएगा और टाइट इसके चारों तरफ रोपित करने के बाद इसको इस तरीके से बांध दिया जाएगा। तो ये थी बर्ड ग्राफ्टिंग। तो आज अपने देखा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, कल अपने करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।